नवंबर 2020 की तारीख 25 से आज की इस तारीख तक मानो ज़िंदगी महज एक शब्द नहीं जिसे किताबों और कहानियों में खूबसूरत बताया जाता है, पर ये रूबरू भी होती है, मुझसे हुई है और उससे मेरी ये छोटी सी कोशिश आप तक पहुंचाने की इस शो पे। ये शो का सीज़न 2 है। शो का नाम है टॉक ऑफ द ट्विंस और मेरा नाम है उपासना। शो का नाम उतना ही नया है जितना नया ये साल है। तो इंस्टाग्राम पे ये एक पोस्ट थी जो पिछले साल न्यू ईयर से पहले और इस साल न्यू ईयर से पहले बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने रीशेयर किया और उस पोस्ट का कुछ ऐसा कहना है कि 2021 से 2030 तक इन 10 सालों में वी आर गोइंग टू हैव अ मेजर रोलर कोस्टर राइड। फिर चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या करियर हो या पार्टनर या ना जाने कौन कौन से छुपे एक्सपीरियंसेस हैं जो ज़िंदगी देने वाली है। तो अपन अपनी बातें शुरू करते हैं अजीब सवालों के साथ और अलग नज़रिए के साथ। तो पिछले सीज़न में आप में से बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए। मैंने अपना परसेप्शन आपको शेयर किया और आपसे बहुत कुछ सीखा। पर अब एक ये सवाल है जो मेरे दिमाग में है कि स्कूल बैग के कलर, आइसक्रीम के फ्लेवर से लाइफ के मेजर डिसीजंस कैसे लेते हैं, दिल से या दिमाग से, और क्यों? और इन दोनों के बीच की ये जो कश्मकश है या आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं? आपके जवाब का मुझ तक रास्ता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसी सवाल के जवाब की छानबीन करते करते मैं एक बुक तक पहुंची। बुक का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमैन। तो डैनियल साहब ने थिंकिंग को डिवाइड किया है 2 सिस्टम्स में। सिस्टम 1 जो है दैट इज़ फास्ट एंड ऑटोमेटिक थिंकिंग और सिस्टम 2 है स्लो एंड लॉजिकल थिंकिंग। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स बताए और हमारा डिसीजन कितना हमारा है ये बताया। क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद 50% से ज़्यादा हमारे डिसीजन बाहर की सिचुएशंस डिसाइड करती हैं, ना कि हम खुद। जैसा कि फेमिलियरिटी इफेक्ट में उन्होंने बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक ही इंसान का पिक्चर लोगों को बार बार दिखाया और फिर एक बहुत ही रैंडम इंसान का पिक्चर दिखा के कंपेयर करने को कहा और चूज़ करने को कहा। 95% से ज़्यादा लोगों ने उस इंसान को चूज़ किया जिसकी तस्वीर वो ऑलरेडी बार बार देख चुके थे। और इससे उन्होंने अपना फेमिलियरिटी इफेक्ट को प्रूव किया कि हमारा ब्रेन जब किसी चीज़ को बार बार देखता है तो उससे फेमिलियर हो जाता है और ये बहुत लाइकली कंडीशन होती है कि हम उसी चीज़ को या उसी इंसान को चुनते हैं। और यही जो चीज़ है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। वो बार बार अपने बैनर्स और बड़े बड़े बैनर्स और बहुत सारे अपने जो फेमिलियर फेसेस होते हैं वो उन्हें यूज़ करते हैं ताकि जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ज़्यादा हम उस इंसान से फेमिलियर होंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी बुक में वर्ड इफेक्ट के बारे में बताया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप जिसे ओल्ड एज लोगों की प्रेजेंटेशन दिखाई गई, उनके बारे में बताया गया, और जो दूसरा ग्रुप था उन्हें यंग लोगों के बारे में, यंग लोगों की प्रेजेंटेशन दी गई। और जब ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई तो उन्हें बोला गया कि वो अपने रूम से निकल के रूम एक्सचेंज करें। और जब वो अपने रूम से निकले और उन लोगों की वॉक करने की स्पीड को मेजर किया गया तो ये पता चला कि जो ग्रुप 1 था जिन्हें ओल्ड लोगों की प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी उनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम थी उन लोगों से जिन्हें यंग लोगों की प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी। जो यंग लोगों के प्रेजेंटेशन वाले लोग थे वो ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे और उनकी स्पीड कंपैरेटिवली हाई थी। और इससे उन्होंने ये प्रूव किया कि किस तरीके से हमारा ब्रेन वर्ड्स को कैच करता है और फिर उसे हमारे एक्शंस में कन्वर्ट करता है। फिर डैनियल बताते हैं अपने एंकर इफेक्ट के बारे में। उन्होंने इसे कुछ इस तरीके से समझाया है कि मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और मैंने आपको बोला कि ये मैं आपको 20 रुपीज़ में सेल करूँगी और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हैं। तो आप कितना जाएंगे? 17, 18, मे बी 15 आप चले जाएंगे, बट इससे ज़्यादा या कम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 20 रुपीज़ हैं दैट इज़ एंकर इन बाकी बार्गेन करने के लिए। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पेन सिर्फ 10 रुपये का है तब आप क्या करेंगे? सो दैट इज़ एंकर इफेक्ट।
तो उसमें डैनियल ये कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे आप डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो उस एंकर प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा फिक्स हो गया है। सो इट्स बेटर टू मूव और लीव। इस किताब के अलावा मैंने कुछ वाइज लोगों की वीडियोस देखी, उनकी बातें सुनी। सो द थिंग इज़ कि क्या माइंड सही है या हमारा हेड सही है? तो हमारा जो मन है, ऐसा कहते हैं कि वो बहुत इम्पल्सिव होता है और अस्थिर होता है, चंचल होता है। और दूसरी तरफ हमारा जो हेड है, हमारा जो ब्रेन है, वो बहुत एनालिटिकल होता है, वो बहुत स्थिर होता है, वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोचता है। एंड नाउ इट डिपेंड्स कि हमें कौन सी सिचुएशन में क्या किस तरीके से मैनेज करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि हमारे जो पास्ट डिसीजंस हैं वो हमारे अभी को, हमारे प्रेजेंट को नहीं किसी भी तरीके से अफेक्ट करने चाहिए। और हमारे डिसीजन या हमारे थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब क्लैरिटी की बात हुई है तो मेरे को एक किस्सा याद आ गया। जो आई वॉज रीडिंग अ माइथोलॉजिकल बुक, तो उसमें से ये किस्सा है कि महाभारत के बैटल से पहले दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण सो रहे होते हैं। दुर्योधन बीइंग ईगोइस्टिक कृष्ण के सर के पास जाके बैठते हैं, और अनलाइक दुर्योधन, अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास जाके बैठते हैं। तो जब कृष्ण उठते हैं तो वो देखते हैं कि अर्जुन उनके पास बैठे हैं, उनकी नज़र अर्जुन पर पहले जाती है। तो वो उनसे तो दुर्योधन और अर्जुन बोलते हैं कि बैटल है। तो कृष्ण उस बात पे कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने रिसोर्सेज को आधा आधा डिवाइड कर दूंगा, और मेरे पहला जो है वो ये है कि आप मेरे जितने भी मेरी आर्मी हैं, जितने भी मेरे सिपाही वगैरह जो भी हैं, आप वो चुन सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं हूँ, मैं लड़ूंगा नहीं पर मैं आपका साथ दूंगा। और कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ इसलिए मैं आप दोनों को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप दोनों मेरे जो दोनों रिसोर्सेज है, या तो मैं एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरी आर्मी, तो आप किसको चुनेंगे और अब किसको दिया जाए पहला चांस? तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैंने उठते ही सबसे पहले अर्जुन को देखा तो मैं अर्जुन को पहला चांस देता हूँ। और अर्जुन ने बिना किसी सेकंड थॉट के श्री कृष्ण को ही चुना, जैसा कि आप सब जानते हैं। सो दैट इज़ वेयर कम्स द क्लैरिटी ऑफ थॉट कि अर्जुन ने बैटल तो वहीं जीत लिया था जब उन्होंने कृष्ण को लिया, क्योंकि उनके थॉट में क्लैरिटी थी, उनके थॉट में एक बिलीफ था। तो हम इस दिलो दिमाग की कश्मकश में किस तरीके से अपने डिसीजंस को क्लियर रख सकते हैं, हमारे डिसीजंस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे समझ आई हैं और मैंने सोचा कि आपसे बात करूँ इस बारे में। तो वो ये है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका दुश्मन या आपका हेटर अगर है, अगर नहीं है तो आप सोच कर देख लीजिए कि वो किस तरीके से आपको बताता। कि आप मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि ये कोई भी XYZ डिसीजंस है, मैं करूं या ना करूं, और अगर आपका दुश्मन बोल रहा है कि नहीं ये तो तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है तुम इससे में फंस जाओ या जो भी है, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं सोचता, तो ये मुझे सही गाइड क्यों करेगा। तो हम हमारे हेटर जो हमें बोल रहा है, हम उससे ऑपोजिट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम देखें हमारा जो डिसीजन है वो हमारे आसपास के लोगों को तो अफेक्ट नहीं कर रहा किसी बुरी तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपने अपना सारा पैसा, अपने घर वालों का सारा पैसा उस बिज़नेस में लगा दिया, तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क कि हो सकता है कि वो बिज़नेस ठप हो जाए, हो सकता है। सो हमारे आसपास के लोगों का ख्याल रखते हुए हमें डिसीजन अपना बनाना है। और एक चीज़ थी कि उस डिसीजन का वर्स्ट या बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, कि उसकी रिस्क बड़ी है या रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा है, तो उस चीज़ को एनालाइज करना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी तो एक चीज़ थी जो बार बार मेरे नज़रों के सामने से निकल रही थी, वो ये थी कि गट इंस्टिंक्ट ये क्या कहती है आपकी। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा बहुत क्लियरली, तो गट इंस्टिंक्ट वो है जो हमारी अनकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है। कि मान लीजिए कि हमारे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि हमने उस चीज़ से कुछ चीज़ें अनकॉन्शियसली सीख ली, ठीक है,
अब हमारा उस चीज़ पे कॉन्शियसली ध्यान नहीं है, लेकिन अगर हम वैसी कोई सिचुएशन अगर हमारे फ्यूचर में या प्रेजेंट में आती है तो हमारी जो डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की या उस जैसी सिचुएशन की, तो हमारा ये जो गट फीलिंग है या हमारा ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये हमें पहले ही अलर्ट कर देता है। सो ये गट इंस्टिंक्ट को भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अनकॉन्शियसली समझ चुके हैं तो वो हमें चीज़ें एनालाइज करने में और डिसीजन इम्प्रूव करने में बड़ा हेल्प कर सकती है। और जितना मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा है उसका ये कंक्लूजन मैंने निकाला इस मैटर पे या इस बात पे कि हमारा जो डिसीजन है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, सही या गलत, उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी मॉरलिटी कितनी डिफरेंट है उस टाइम पे, या हम किस तरीके से सोच रहे हैं, हमारा क्या माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें उस बात पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि राइट और रॉन्ग का क्राइटेरिया वो बदलता है वक्त के साथ में। जो चीज़ आज से 100 साल पहले सही नहीं थी वो अभी सही मानी जा सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड हम किन मॉरल वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर हमें राइट डिसीजन बनाना है या राइट डिसीजन अगर हम सोचें कि क्या राइट डिसीजन हो सकता है, तो ऐसा डिसीजन जो किसी की लाइफ को बेटर बनाए या आपकी लाइफ को बेटर बनाए वो सही है। इवन अगर वो बाद में फेल हो जाए तो हमें अपने आप को पनिश नहीं करना, क्योंकि उस टाइम और सिचुएशन के हिसाब से वो जो हमने डिसीजन लिया था वो बेस्ट था। और अगर अब आप अपने पास्ट के डिसीजंस को फिर से एनालाइज करेंगे तो हो सकता है कि आप उन पे रिग्रेट करें, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन और इस टाइम की सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। सो ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी जवाब, आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे एक डैनिश फिलोसोफर सोरन कार्गर का एक कोट मिला जो ये कहता है कि लाइफ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बैकवर्ड्स बट इट कैन ओनली बी लिव्ड फॉरवर्ड।